हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5th पढ़ेंगे। व्हाट डज़ इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। आप कॉपी के जिन पेजों पर लिखते हैं उनके लेफ़्ट साइड में खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे पेज का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वो व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपने क्लास या प्लेग्राउंड में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपने क्लास के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर आप म्यूज़िक या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वो खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी कहीं बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है और या औरों को पसंद नहीं है। क्लास की तरह समाज में भी ऐसे समुदाय या समूह हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह ये हो सकती है कि वो एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का ये एहसास समुदाय को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक सकता है। हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब ये है कि हाशियाकरण किसी एक दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस चैप्टर में आप दो ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार की यहाँ कहानी बताई गई है। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न का गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने। आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती और जंगलों और नदियों की बहुत कदर करती थीं। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे लिए नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वो हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर कैसे आपने अपनी जान बचाई? हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी और पैसा देंगे।
कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वो हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, और हमारी ज़मीन, उसका क्या? 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोज़ी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम वहाँ चले आए। ये बड़ी कठिनाई भरे दिन थे, इसीलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए थे। मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसीलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। वो कहती है, अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। हु आर आदिवासीज? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे कई राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है क्योंकि उनके अंदर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ग पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वो अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु और कई आत्माएं हैं। ये अलग अलग स्थानों से जुड़ी होती है और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों और शक्ति, वैष्णव भक्ति और कई पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के समुदायों, साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी अक्सर असर पड़ता रहा है। ओडिशा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम की शक्ति और तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं शताब्दी या सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया।
आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रम और किताबों, फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है, नाचते गाते दिखा दिया जाता है। उसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी के सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचार से दूर रहना चाहते हैं। क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपने इतिहास की और बुक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने और चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे आदिवासी ऑयल बहुत ज़्यादा वो ट्रेंडिंग में है, आप इसका ऐड बहुत ज़्यादा देखते होंगे सोशल मीडिया पर। ये सब आदिवासी लोगों ने ही खोज की है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों से लगाव रखते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगल से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के बीच तक, मध्य तक तो विशाल भूखंडों और आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ये तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों और वन नीतियों, राज्य निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। यहाँ 1830 के दशक की बात यहाँ बताई गई है। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के कई इलाकों जैसे कि मॉरिशियस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। यहाँ पर एक गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनकी वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी,
हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। ये फिगर ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यायमगिरी पहाड़ी का है। ये डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यायमगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। ये योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। इमारती लकड़ी और खेती उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी भरमार रहा है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और कई विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी हैं। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 40,501 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्यजीव अभयारण्य, 1,18,918 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वो इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ती है। इस तरह वो गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते रहते हैं। इसकी वजह से कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। ओडिशा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की ये प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन
आपने यूनिट 1 में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्याकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने यूनिट 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस भी कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इस सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें, मुस्लिम्स के बारे में समझें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। अलग अलग स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणी से ये पता चलता है, यहाँ पर 3 टेबल बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि मूलभूत सुविधाएं और साक्षरता, सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है, जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी में हिंदू, पक्का हाउस था 65% लोगों के पास, इलेक्ट्रिसिटी थी 75% लोगों के पास, टैप वाटर था 43% लोगों के पास। उसी तरह मुस्लिम के पास 63.8%, इलेक्ट्रिसिटी 67.5, टैप वाटर 35.8। सबसे ज़्यादा पानी की कमी थी मुस्लिम्स को। फिर क्रिश्चियन का दिया गया है, सिख का दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर 2011 का यहाँ पर भी एक दिया गया है लिटरेसी रेट कि कितने पढ़े लिखे लोग थे। हिंदू में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन में सबसे ज़्यादा जैन के बाद क्रिश्चियन में थे। फिर क्रिश्चियन के बाद बुद्ध लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उसके बाद से हिंदू, सिख, ईसाई जितने लोग भी थे। फिर उसके बाद कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला था। यहाँ पर IAS थे 3 लोग, IPS 4 लोग, IFS 1.8। कितना कम यहाँ पर परसेंटेज है, लोवेस्ट लिटरेसी है। आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में। ये सारे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के अलग अलग संकेत को पिछड़े हुए सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। जैसे कि 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे कई सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते थे। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाईकरण के कई पहलू हैं।
दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैस टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाता है। क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटियाइजेशन होने लगता है। अब कभी कभी ये पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। जैसे यहाँ फिगर में स्टॉप अटैक दिया गया। स्टॉप अटैक कि मतलब महिला आंदोलन किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चैप्टर में आप कई भागों को देखें। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी चैप्टर में आपने आदिवासियों की स्थितियों के बारे में भी पढ़ा। क्लास 7th में आप भारत में औरतों की असमान स्थितियों के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूह के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। कॉन्क्लूज़न, निष्कर्ष, इस चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने अलग अलग हाशियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने की कोशिश किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने ये भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा और कई संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के कई उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और कई अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप जानेंगे कि अलग अलग समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह से किया